बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। दो बड़े पोर्टफोलियोज इनके पास है, वजीर दिफा है और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें मोस्ट रेलिवेंट गेस्ट है, और इसके अलावा वाटर एंड पावर के वफाकी वजीर भी हैं। पानी का इशू पाकिस्तान और इंडिया के साथ बढ़ता चला जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, उसमें भी ख्वाजा साहब ही ने जवाब देना है। खैर साहब, सबसे पहले सुषमा स्वराज की तकरीर की तरफ आते हैं। आपने कल तकरीर सुनी होगी, दो बड़े जबरदस्त किस्म के नुकते थे। एक तो उन्होंने कहा कि कश्मीर अटूट अंग है इंडिया का, लिहाजा इस पे तो बात ही नहीं हो सकती, लिहाजा हमारा मौकफ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुकम्मल तौर पर। दूसरा, उन्होंने एक बहादुर अली नाम के बंदे का जिक्र किया है कि हमारे पास बहादुर अली है। आप बहादुर अली को जानते हैं वैसे ख्वाजा साहब? नहीं, मैं नहीं जानता। अब देखें ना, बहादुर अली को हमारे वजीर दिफा नहीं जानते, इंडिया में भी कोई नहीं जानता, लेकिन कल पोषण यादेव को पूरी दुनिया जानती है। तो हमने क्यों नहीं नाम लिया? और बार बार कहा जाता है कि वजीर साहब को नाम लेना चाहिए। बिल्कुल नाम जो है सताज अजीज साहब ने बिल्कुल नाम लिया, एक दफा नहीं कई दफा नाम लिया उसका। आपको नाम नहीं पढ़ा या आपने नहीं सुना? एक जो डिबेट चल रही है सर पाकिस्तान के अंदर, वो ये कहते हैं कि वजीर साहब को जनरल असेंबली में नाम लेना चाहिए। वजीर आजम ने, इंडिया ने जनरल असेंबली में नाम लिया, सुषमा स्वराज ने लिया है, मोदी ने नहीं लिया। There's a difference। आप सुषमा स्वराज का नाम लेना जो है नवाज शरीफ के नाम लेने के साथ जो है कंपेयर ना करें। There's a huge difference। बड़ा फर्क है इसमें। सरताज साहब ने एक दफा नहीं, मेरा 10 दफा उसका नाम लिया है, इंटरनेशनल फोरम्स में नाम लिया है। तो मेरा ख्याल है ये कंपैरिजन जो है ना, ये बहुत लॉपसाइड। तो आपका ख्याल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी लेता तो फिर ठीक है, फिर नरेंद्र मोदी ने एक दफा भी नाम नहीं लिया, ना किसी बहादुर अली का नहीं है, ना किसी और ना बहादुर अली का लिया है, एक दफा भी नहीं लिया। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, हमारी फोर्सेस की बड़ी अचीवमेंट है कि कर्नल लेवल का इतना सीनियर आदमी पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पकड़ा गया जासूस के तौर पर। बिल्कुल है, उसको कोई भी ना अंडरस्टेट कर रहा है, ना अंडरमाइन कर रहा है, ना उसको कोई उसकी अहमियत से इनकारी है। ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था वो कश्मीर पे उसका फोकस था। एक उसका तारीखी पस मंज़र उन्होंने दिया, उसके ऊपर स्ट्रगल दी, फिर उन्होंने नाम बुरहान वानी का लिया जो बड़ा रेलिवेंट इस मसले में बनता है, और उन्होंने उसको अलामत करार दिया तहरीक आज़ादी जो वहाँ पे चल रही है इस वक्त। उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इवन जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जिन लोगों के इख्तलाफात हैं उन्होंने भी उस तकरीर की जो है। तो मेरा ख्याल है ये मीडिया की अपनी मजबूरी है इस किस्म की बात। सियासी जमातें ज्यादा एतराज कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज हो रहा है, इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से एतराज हो रहा है, तजियाकार भी एतराज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नाम लेना चाहिए था कल पोषण यादेव। मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता, ज्यादा बात जो है लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, वजीर खारजा ने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा इसका नाम लिया है, और मैं नहीं समझता कि इससे कोई हमारे और जो इश्यूज हैं हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान उनके ऊपर कोई कोठा जा पे आएगा। ठीक। अच्छा खान साहब, ये फरमाइए कि जो अटूट अंग करार दे रहा है इंडिया कश्मीर को, और कल भी सुषमा स्वराज का ये कहना था कि आप दहशतगर्दी रोक लें, आपके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर पे आपसे बात नहीं हो सकती। शेख साहब, आप पुराने जय्यद मोतबर सहाफ़ी हैं। ये बात तो इंडिया पिछले 40 साल से कह रहा है। अटूट अंग का लफ्ज़ जो है मैंने तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरी खासी उम्र हो गई है, तो इसलिए आप इस पर क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, हमारा ख्याल था कि बात आगे चली गई। कि मुज़ाकरात कश्मीर पे नहीं हो सकते, हमारा कोर इशू मुज़ाकरात का कश्मीर। बिल्कुल, हम अपना स्टैंड है और उस स्टैंड के ऊपर अगर फर्ज करें कश्मीर को अलग कर दो तो हमने इंडिया के साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिल्कुल, देखो वो कहता है कि बाकी चीजों पे आए, वो कहता है उरी पे आ जाए, याद है पठानकोट पे आ जाए, बलूचिस्तान पे आ जाए, लेकिन कश्मीर पे बात नहीं होगी। इंदिरा गांधी जब वज़ीर आज़म थी उस वक्त भी ये अटूट अंग की बात करते थे। तो ये दिस इज नथिंग न्यू। उन्होंने अब रिपीट किया अपना एक कई दहाइयों का जो स्टैंड है उनका, जिसको हम कंटेस्ट करते हैं,
उसको रिपीट किया। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सफारतकारी में मार खा रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्रे ही नहीं कर सके अपने केस को, लोगों को बता ही नहीं सके? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जब ये बात करता है मीडिया हमारा, तो दिस इज अ डिससर्विस टू द कंट्री। खुसूसन मौजूदा हालात में ये मुल्क की खिदमत नहीं आप मीडिया कर रहा। अगर इस किस्म की आप बातें करके पब्लिक में जो है बेदिली या पब्लिक का जो हौसले जो है ना, ये बुलंद करने का वक्त है। इस किस्म की बातें ना किया करें। अच्छा, इसमें खाई साहब एक चीज, जितना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अभी ताज़ा जो रिलेशन, जो लड़ाई के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, इसमें जितना डिफेंड मीडिया कर रहा है पाकिस्तान को, गवर्नमेंट इतनी नहीं कर रही। मेरी बात सुने, मीडिया क्या डिफेंड कर रहा है? आप सारी जो है एड चला रहे हैं, जो बिक रही हैं आपकी एड जो है, तो यहाँ से आप नोट बना रहे हैं। इंडियन आप खुद पाबंदी नहीं लगाते सर? पैमरा आप अपने खुद क्यों नहीं पाबंदी लगाते? मेरी बात सुने ना, तो ये आप पाकिस्तानी नहीं है, आप यहाँ से नोट नहीं कमाते हैं। सर बात ये जो आपके ओनर, मेरी बात सुने, साहब फिल्मों के खिलाफ हूँ, सेल्फ इम्पोज करें, गानों के खिलाफ, सेंसर, सेल्फ इम्पोज इंडियन एडवर्टीजमेंट के खिलाफ हूँ। मैं मीडिया मैन हूँ सर, मैं खिलाफ हूँ। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट पाबंदी लगा। जी गवर्नमेंट पाबंदी, आप पाकिस्तानी नहीं है, आपका पाकिस्तानी के सीएसए को फर्ज नहीं बनता कि आप अपने सेल्फ सेंसरशिप करें? आप सारा कंटेंट जो है इंडिया का दिखा रहे हैं, सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले पीटीवी का सर बनता है, पीटीवी पे स्टार चल रहा है नहीं, सबसे पहले फर्ज बनता है शहरी का कि वो कानून की और जो पाकिस्तानी की, ये पीटीवी गवर्नमेंट का टेलीविजन आया नहीं है जी, गवर्नमेंट का टेलीविजन है, पीटीवी का नहीं है। मैं तो कहता हूँ सब बंद होने सारे इश्तिहार पीटीवी पे चल रहे हैं। मेरी सबसे पहले वहां पर रोके ना, मेरा मतलब है टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक वन राइट। सर गवर्नमेंट तो अपना काम करे ना सर। ये प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी बने, तो सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन तो पाकिस्तान बने ना सर, वो तो पाकिस्तानी बने। एक्सप्रेस जो है कम से कम वही लीड लगे, चले हम तकलीद कर लेते हैं आपकी, आप लीड तो लें। और ये सेठ जो है चोई साहब, आप जानते हैं ये सेठ मर जाएंगे। ये तो मैं आपको एक सेठ की, मेरी बात सुने, पीटीवी की बात कर, मेरी बात मेरी ये सारे इश्तिहार, मेरी एक बात सुने, जो इंडियन एक्ट्रेसेस के हैं, सेठ है, ये प्राइवेट चैनल्स पे चलते हैं, ये पीटीवी पे चलते हैं सर। वहां से रोके, कंटेंट चला रहे हैं सबसे पहले वहां तो आप तो ड्रामे चला रहे हैं, आप उनके गाने चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। साहब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए नहीं, देखे बहुत आसान है ना सर। पैमरा से कहें, अगर फर्ज करें, मेरी बात सुने सर, पैमरा का कानून है कि 6% इंडियन कंटेंट आप चला सकते हैं, तो सर ये कानून तो अमेंड करें आप। 6% से ज्यादा चला रहे हैं आप लोग, तो सर ये खत्म करें ना, ये अमेंडमेंट कर दें। मेरी इंडिया जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं ट्रैवल कर सकता हूं ना, कोई पाबंदी नहीं है। मैं कभी इंडिया नहीं गया, मेरी फैमिली का कोई बंदा इंडिया नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि मेरा एक माइंड सेट है, मेरा एक माइंड सेट है। मैं समझता हूं कि हमारे उनके इख्तलाफात इस नैज पे पहुंचे हुए हैं कि नहीं, मैंने अपने सेल्फ इम्पोज की, मैं एक सेल्फ इम्पोज की, लेकिन आप भी सेल्फ पूछे हैं, आप साड़ियां पहनते हैं सर, आप भेजते हैं उनको सर, सर वो अगर आप एक चीज फैमिली की शादी पे उनको बुलवा लेते हैं, एक कोताही जो है दूसरी कोताही की जस्टिफिकेशन नहीं बनती। सर आप देखिए, आप पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी है, मुहब्बे वतन सियासतदान है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इतना ही मुहब्बे वतन होना चाहिए, उनको ऐलान करना चाहिए कि मैं आइंदा इंडिया नहीं जाऊंगा, मेरी तरफ से कोई साड़ी नहीं जाएगी नरेंद्र मोदी की फैमिली को, मेरी तरफ से कोई आम नहीं जाएंगे, मेरी तरफ से कोई कार्ड नहीं जाएगा, ना मैं उनको अपने जाती घर में इन्वाइट करूंगा। ये सर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इतनी हुब्बुल वतनी का मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने साल सवा साल जो है पूरी कोशिश की कि हमारे हालात उनके साथ जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसमें नाकामी हुई, अफसोस की बात है। जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इंडिया को, उस तरह इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अफसोस की बात है। अब जब एक लकीर जो है वो खींची जा चुकी है, हालात जो हैं वो इतने बिगड़ चुके हैं, कश्मीर की जो मूवमेंट है जिसमें 80-90 दिन हो गए हैं इस वक्त, वहाँ पे कर्फ्यू में 100 से ज़्यादा वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं, एक ऐसी पोजीशन आ गई है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की मुस्तकबिल करीब में हालात अच्छे होते नज़र नहीं आते। यही हमने तरीका अपनाया अफगानिस्तान के साथ। हमने अफगानिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तल्लुकात वहाँ पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए, उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ गए, हमारे DGISI गए, हमारे DGMO गए, हर सतह पे हमने अफगानिस्तान के साथ, इस वक्त अफगानिस्तान
और भारत में एक नेक्सस है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन तमाम सूरत हाल में जो हमने इनिशिएटिव्स लिए, वो जिसमें आपने जो बातें की हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने मोदी के साथ एक पर्सनल जो है रैपॉर बनाने की कोशिश, एक्स्ट्रा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की ना सर। तो मैं नहीं, हम हमारी अमन की जो ख्वाहिश थी वो खुलूस पे मबनी थी, हमको दो नंबरी नहीं कर रहे थे। ये आपने जो क्रिटिसिज्म किया, ये सबसे बड़ी गवाही है। ये सबसे बड़ी गवाही। इंडिया गए थे, वो नरेंद्र मोदी साहब के घर चले गए, ठीक है, साड़ी दी, ठीक है, हमें देना चाहिए था, मुसलमान नहीं, उन्होंने भी जनरल के घर चले गए, लेकिन वो उन्होंने कश्मीरी हुर्रियत लीडरों से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा था सर, नहीं मिले थे वो। ये कश्मीरी हुर्रियत पसंद के हुर्रियत जो तहरीक है, उनके साथ मिलके वो अमेरिका गए हैं यहाँ से। नहीं सर, इस बार गए जब वो मोदी से मिलने दिल्ली गए थे। मेरी बात सुनिए, ये सर 2013 की बात है खाई साहब, बड़ा जबरदस्त गोल्डन टाइम था कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, आप उनको मुबारकबाद देने गए, ठीक है, लेकिन आपने कश्मीरियों को फरामोश कर दिया था उस वक्त। नहीं, कोई फरामोश नहीं किया था। मियां नवाज शरीफ जितना कश्मीर कॉज उनके दिल के करीब है, या जितनी कमिटमेंट उनके साथ है, मेरे ख्याल पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर की इतनी कमिटमेंट उनके साथ नहीं है, किसी की नहीं है। मैं आपको पर्सनली, मैं आई नो इट पर्सनली, को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे कायद हैं, तो मैं कहूँ जितनी कमिटमेंट उनकी कश्मीर कॉज के साथ है, मेरे ख्याल किसी की नहीं। और आज भी, लेकिन उसमें खैर साहब देखिए, इमरान खान साहब पे एतराज किया जाता है कि 2015 में वो गए थे मोदी साहब से मिलने के लिए, 10 मिनट उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की। बार बार आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं, लेकिन साथ ये भी एतराज हमारी तरफ से भी होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी करना चाहिए था, हुर्रियत पसंद लीडरों से मिलना चाहिए था, उनसे नहीं मिले। जनरल को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। मैंने देख लेनी साहब, इस वक्त इस मसले के ऊपर जो कश्मीर के मसला है, इट इज ये इतना जज्बाती और सेंसिटिव हो गया है, खुसूसन वहाँ पे जो शहादतें हुई हैं, जिस तरह खून अभी भी बह रहा है। मेरी राय है कि इसमें बजाय इसके कि इसको बाहमी इल्ज़ामात और बाहमी जो है एक दूसरे के ऊपर के फलाने ये किया, फलाने ये किया, उससे मीडिया जो है ना, मैं फिर कहूँगा कि वो कश्मीर कॉज को सर्व नहीं कर रहा। ठीक, मैं नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि इस पे हमें सोच की भी जो है वो यकजहती उसमें चाहिए, उसमें सोच में भी हमें जो है वो हमारी एक तरह की सोच होनी चाहिए सारी कौम। ठीक, कैसा मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, जो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट की पॉलिसी है, मीडिया पर्सन्स को उस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट मुझे महसूस होती है कि इसमें कंफ्यूज है। गवर्नमेंट को अपनी क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी अपनी थॉट्स में, अपने एक्शंस में। उसके बाद मैं गारंटी करता हूं कि मीडिया उन थॉट्स और एक्शंस को पूरी तरह फॉलो करेगा। लेकिन पहले सारे अदब के साथ जो है इख्तलाफ करता हूं। सर का मेरी इजलास बुलवा लें पार्लियामेंट का, वहां फैसला कर लें। मेरी बात सुने, मैं अदब के साथ आपके साथ इख्तलाफ करता हूं। मैं समझता हूं बाज चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें कानून की पाबंदी का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो इंसान को अपने मुल्क के साथ, अपनी मट्टी के साथ जो उसकी कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के नाते से वो अपने ऊपर सेल्फ इंपोज कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे वो पीटीवी है, चाहे वो फलाना है या फलाना, हर जगह। मेरा ख्याल है मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब मैं अगर ये 9 दिन वो पाकिस्तान के बाहर हैं, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब है, वो भी दुनिया में बैठे ना। मेरी जो मैं अगर ये सोचता रहूंगा कि मेरा जो है ना वो हमसाया बाहर गलाजत फेंकने से बाज आ जाए, तो उसके बाद मैं गलाजत फेंकने से मैं भी बाज आऊंगा, तो ये एटीट्यूड को अच्छा एटीट्यूड नहीं। ठीक, मैं ब्रेक लेनी खैर साहब, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जाना हूं कि सरताज अजीज साहब का आज ये फरमाना था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम इसको जंग समझेंगे। क्या वाकई आप भी जंग समझते? छोटे से ब्रेक हो आपके साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। खाई साहब ये फरमाइएगा कि सरताज अजीज साहब का कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिया ने हम पे जंग इंपोज कर दी। आप ये समझते हैं कि इंडिया जंग की तरफ जा रहा है? नहीं, ये आप दो मुख्तलिफ मौजूआत हैं जिनके ऊपर जिनको आप मिक्सअप कर रहे हैं। एक तो जंग है जो हमारी कन्वेंशनल जंग है, एक पानी की जंग, एक पानी की जंग है। ये दो मुख्तलिफ, वो आप कहना चाहते हैं कि पानी को वो एक हरबे के तौर के ऊपर, तो सिर्फ दोनों हरबे इस्तेमाल कर, कोल्ड स्टार्ट की तरफ भी जा रहा है,
साथ वो पानी की जंग भी छेड़ रहा है। मेरा जो सब ख्याल है कि वो इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे ऊपर कोई वो पानी का बंद करना है, इस किस्म की गीदड़ बबकी है। उनकी स्टेटमेंट में या इनके इस धमकी में कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मीट नहीं है या कोई सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर रहा है इंडिया, क्योंकि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए अपने और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेना चाह रहे हैं। मेरी बार कर रहे हैं मोदी साहब। उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेरा नहीं ख्याल, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इंटरनेशनल ऑस्पिसेस में जो है वो तय पाई हुई है, उसमें थर्ड पार्टीज थी, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं था। तो ये वर्ल्ड बैंक में था 9 सितंबर 1960 बिल्कुल कराची में। जी पंडित नेहरू, अयूब खान तो ये और नायब प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के। तो ये इस तरह जो एक सेटल्ड ट्रीटीज हो उसमें कोई मुल्क जो है वॉकआउट नहीं कर सकता। तो आपका ख्याल है वॉकआउट नहीं करेगा इंडिया? नहीं, कर नहीं सकता। लेकिन सर मसला ये है ना कि ये अजम्पशन पे चल रहे हैं ना कि वो वॉकआउट नहीं करेगा। अगर वो कर दे, अजम्पशन क्या है, लिखी पड़ी बात है। ठीक है, इसको 50-55 साल हो गए इस एग्रीमेंट को, और दोनों मुल्क जो है इस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। उस एग्रीमेंट के तहत जो मैकेनिज्म है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले आपस में बात करते हैं, तय नहीं पाता, फिर आर्बिट्रेशन में जाते हैं, फिर तय नहीं पाता, फिर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं, उनके पास चल जाता है। इस वक्त भी हम रतले और किशनगंगा के ऊपर जो है बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त वाशिंगटन में एज वी स्पीक इस वक्त बातचीत हो रही है। लेकिन वो किशनगंगा पे कहा जाता है कि वो 16% पानी तो इंडिया खा गया हमारा, 16% पानी का हमें नुकसान हो रहा है। नीलम झेलम मुतासर हो रहा है। मंगला आने तक वो पानी जो है ना वो कंपनसेट हो जाता है, लेकिन इससे बिजली जरूर, हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है नीलम झेलम की, वो उसकी एक परसेंटेज जो है वो जरूर 10% ड्रॉप हो रही है। 6 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है हर साल। एनवायरनमेंट वहां पे खराब हो रहा है, पानी वहां पे कम मिल रहा है सारी वादी को, वहां से जानवर माइग्रेट कर रहे हैं, दरख्त खत्म हो रहे हैं। सर बहुत नुकसान हो रहा है। ये चीज जो है ऑलरेडी हमने टेकअप की हुई है। ये आर्बिट्रेशन जो है या जो भी इसकी कानूनी कार्रवाई है हम उसमें कर रहे हैं। ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आपने जिस तरह ब्रेक में बताया कि ये इसको 8-10 साल हो गए हैं इसको चलते हुए, इस मसले को, बल्कि उससे भी ज्यादा। और नीलम झेलम जो है हमने बनाया इसलिए था, या पाकिस्तान ने बनाया इसलिए था, ये जब ये कंसीव किया गया था प्रोजेक्ट जो है, हाँ, जो हमारा राइट है उस पानी के ऊपर, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर हम ना बनाते तो ये इससे भी ज्यादा बुरी सूरत हाल होती। अच्छा, एक जंगी जुनून है इंडिया की तरफ से, आप मुलाहिजा कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी साहब के जो बयानात है वो आपके सामने है, दोवल साहब के जो, अजीत दोवल के जो बयानात है वो भी आपके सामने है। यूं महसूस होता है कि इंडिया की 60% आबादी ये चाहती है, उनकी गवर्नमेंट ये चाहती है, उनकी फौज ये चाहती है कि चढ़ जाए पाकिस्तान पे। तो आपको कोई जंग होती हुई नजर तो नहीं आ रही खैसर? अजली दुश्मन है हमारा चोई साहब, कोई दुश्मनी नई नहीं है, पुरानी है। अगर आप तारीख में जाएं तो ये दुश्मनी जो है कई सदियों पुरानी निकल आएगी आपकी। तो उनकी जबान से कोई नेक कलमात जो है एक्सपेक्ट करना, मेरा ख्याल है ये एक गलत बात है, या ये खुशफहमी है। अगर किसी ने उसकी पिछली 7 दहाइयों में बहुत से ऐसे मौके हैं कि हमारे तल्लुकात जो हैं उनमें उम्मीद भी आई है कि ये बेहतर हो जाएंगे। जनरल मुशर्रफ के वक्त भी ये हुआ, लास्ट टाइम जब हमारी हुकूमत थी 1998 में, वाजपेयी के वक्त हुआ, पीपल्स पार्टी के वक्त राजीव गांधी आए, उस वक्त भी ये उम्मीद हुई। उससे पहले भुट्टो साहब शिमला गए, वहां भी ये उम्मीद हुई। अयूब खान साहब और नेहरू की मुलाकातें हुई, उसमें भी ये उम्मीद हुई। तो ये जिस तरह आप अभी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मियां साहब ने बहुत ज्यादा कल्टीवेट करने की कोशिश की है, तो हमने अपनी हमसायगी का हक अदा करने की पूरी कोशिश की है। और आज भी हम समझते हैं कि बरसगीर का अमन, जिसमें मैं अफगानिस्तान को भी शामिल कर लूंगा,
उसी में यहाँ के जो 1.5 अरब बंदा रहता है उसकी निजात है। ये जो टेंशन है ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी। खुदा न खास्ता अगर वो हमारी सरहद अबूर करते हैं, अगर वो हमारी सरजमीन पे पांव रखते हैं, कोल्ड स्टार्ट जिस तरह आपने फरमाया उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं, हमारी टेरिटरी पे खुदा न खास्ता कब्जा करके हमें को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो है पूरी तरह तैयार हैं। हमारे पास तमाम अल्लाह ताला के करम से, उसके फजल से वसाइल हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। नहीं, टेक्निकल वेपन्स है ना सर, जो पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास ये एज है कि हमारे पास टेक्निकल वेपन्स है, छोटे एटम बम्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशन वॉर में शायद हम ना जी सके क्योंकि इंडिया की पावर ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा बड़ी फौज है, जहाज ज़्यादा है, टैंक ज़्यादा है, हर लिहाज से उनके पास जंग लड़ने की कैपेसिटी भी कंपैरेटिवली पाकिस्तान के लिहाज से ज़्यादा है। तो हमारे पास यही है कि हम छोटे एटम बम इस्तेमाल करें, तो क्या हम ये कर सकते हैं? शोई साहब, एक अभी आर्टिकल आया 2-3 रोज कबल इसमें इकोनॉमिस्ट में, उन्होंने कहा जी 60% जो है उनकी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त जिसको कहते हैं ना रेडीनेस में नहीं है, जिसको कंप्लीट रेडीनेस, जिस तरह हमने अभी एक्सरसाइज की है रनवे के ऊपर, हमने जहाज उतारे मोटरवे के ऊपर जो है उनको रनवे के तौर पे हमने इस्तेमाल किया, वो एक हमारी जो रेडीनेस है उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, उसका एक मुजाहरा था। एक मुस्तनद मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, वो लिख रहा है कि 60% उनकी रेडीनेस नहीं है, उनके जहाज जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते या मुख्तलिफ किस्म की उनमें शॉर्ट कमिंग्स हैं। लेकिन आपने जो बात कही है कि चोई साहब, अगर हमारी सलामती खतरे में पड़ गई, हमारा वजूद खतरे में हुआ, हमारी बका खतरे में हुई, तो हमने ये जो है शो पीस तो नहीं रखे हुए, चलाने के लिए रखे हुए हैं ना। बंदा बंदूक, ये आपका बाहर गार्ड खड़ा है, ये मैं अंदर दाखिल हुआ हूं, तो इसने ये बंदूक जो है कोई, मेरा मतलब है प्लास्टिक का खिलौना तो नहीं रखा हुआ, उसमें कोई 4 गोलियां भी होंगी, उस पे हमला होगा तो चलाएगा, हम पे तो हमला हुआ तो हम चलाएंगे। हम कन्वेंशन वॉर में कमजोर है, हम हमारे पास जो बेस्ट, हम कमजोर शमजोर कोई नहीं है। चोई साहब फिर हौली गल ना करो, चोई साहब इस्तेमाल करें, जिसले प्रोग्राम शुरू है तो कमजोरियां गल्लां करदे पे, असि कोई कमजोर शमजोर नहीं है, कमजोरी बात ना करें। इस वक्त मीडिया में इस तरह की गुफ्तगू ना करें कि हम की वो कन्वेंशन वो ज्यादा है और हम कम है या हम कमजोर हैं, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें। हम पहले कन्वेंशन हम पूरी कन्वेंशन ना मैं देखें, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको कहीं पे खुदा न खास्ता, मैं फिर रिपीट करता हूं, खुदा न खास्ता हमारी टेरिटरी में उन्होंने कदम रखा या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की, तो हमारे पास जितने वसाइल हैं सारे के सारे हम अपने मुल्क की दफा के लिए इस्तेमाल करेंगे, कतई तौर पर दरेग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे मैं ब्रेक लेने दे, छोटे ब्रेक को ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खास साहब, ये जो पाक रशिया मशकें चल रही हैं और एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान के रशिया के साथ बड़े ही जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात बन गए और इसमें इंडिया प्रेशर डाल रहा है, लेकिन रशिया ने इस प्रेशर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में एक नया ब्लॉक बनेगा जिसमें ईरान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, रशिया भी होगा, टर्की भी होगा? तो साहब, मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस प्रोसेस के साथ जो है एसोसिएट रहा हूँ पिछले 3-3.5 साल से, 2013 से। वहाँ पे ये बड़ा इंथ्यूजियाज्म है, एक अच्छा सेंटीमेंट पाया जाता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने का। मैंने वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे मैंने उनके डिफेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया, आज से 2 साल कबल वो यहाँ पे आए भी। हमारी हुकूमत की कोशिशों से हमारी जो कैटेगरी है जो 4 थी वो कैटेगरी 2 हो गई है। पहले जो हम असला उनसे इंपोर्ट कर सकते थे उसमें बहुत ज़्यादा कदगन थी, अब वो कदगन नहीं रही, हम उनसे किसी किस्म का भी असला जो है ना बाय कर सकते हैं। बल्कि लास्ट टाइम मैं वहाँ पे गया था तो ये ऑप्शन भी उनसे बात हुई थी कि अगर हमारा जिस तरह ये अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, कभी बंद कर देते हैं कभी खोल देते हैं,
तो हमको रिलायबल सोर्सेज जो है ना वो ढूंढ रहे हैं। अभी हमारे इटालियन डिफेंस मिनिस्टर भी आई हुई थी पिछले हफ्ते, हम इटली के साथ भी बात कर रहे हैं इसी तरह, और बल्कि ऑलरेडी हम चीजें उनसे ले रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ बातचीत पे बनी, ऑलरेडी चीजें हम ले रहे हैं। एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या मिलिट्री के लिए, हर किस्म की और हमारे लिए दरवाजे उनके खुले हैं। रशिया के भी खुले हैं, मैं इटली के भी खुले हैं, और ममालिक भी हमारे ऊपर अपने दरवाजे खुले। चीन के साथ हमारा एक रवायती मोहब्बत का रिश्ता है, तुर्की के साथ हमारा एक रिश्ता है। वहां से अभी हमने 17,000 टन का जो बहरी जहाज जो है हमने लॉन्च किया है, उसमें तुर्की की मदद शामिल थी। इसी तरह हम न्यूक्लियर सबमरीन्स जो ले रहे हैं, हमारी जो सबमरीन्स आ रही हैं इसमें चाइना से, वो सबमरीन्स जो हैं कुछ वहाँ बनेंगी, बाकी जाके यहाँ आके बनेंगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि दफाई महाज के ऊपर हमने अपनी बर्री अफवाज को, बहरी अफवाज को, एयरफोर्स को जिस तरह इक्विप किया है और जिस तरह इक्विप करने चाह रहे हैं, हम अपने दफा को अल्लाह के फजल से नाकाबिले तस्खीर बनाए। यानी हम अमेरिका के ब्लॉक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक नया मेरी एक जाती राय है चोई साहब कि इस रीजन में बाज ऐसे ममालिक हैं जिनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसमें रूस जो है सर फहरिस्त है। चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी ताल्लुकात जो है ना बहुत अच्छे हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि हिमालय की बुलंदियों जैसे हमारे ताल्लुकात हैं उनके साथ, लेकिन रूस के साथ ताल्लुकात जो है हमारे बेहतर हो रहे हैं, मज़ीद बेहतर हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं अच्छा मुस्तकबिल देखता हूँ उनके ताल्लुकात का, और ये हमारे लिए बड़े अच्छे होंगे। वो रूस हमारा यहाँ से 2 घंटे की 3 घंटे की फ़्लाइट है रूस की जो है, अगर सीधी ये इस्लामाबाद से कोई फ़्लाइट लेके जाएँ हम, तो बाकी तो फ़्लाइटें को 8 घंटे की है, को 22 घंटे की है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लॉजिक भी जो है, मंतक भी ये डिक्टेट करती है कि हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको मजीद बेहतर करें, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मशकें चल रही हैं सर, ये एक तो गिलगित बल्तिस्तान में चल रही है, दूसरी चराट में चल रही हैं, तो आप समझते फ्यूचर में भी इस किस्म की मशकें होती रहेंगी? हमारी वहाँ पे जो हुआ हैं, हमारी मशकें इससे पहले भी उनके साथ हुई हैं। हमारे नेवी के चीफ भी वहाँ पे गए हैं, हमारे बरी अफवाज के चीफ भी वहाँ पे गए हैं, हमारे एयरफोर्स के चीफ भी वहाँ पे गए हैं। इससे पहले जनरल कियानी भी वहाँ पे गए हैं। पिछले महीने जो है जनरल राशिद जो है हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ जो हैं वो भी वहाँ पे गए हुए थे। तो हमारा जो है अफवाज के लेवल के ऊपर और सियासी लेवल के ऊपर बड़ा गहरा ताल्लुक है इस वक्त रूस के साथ, और उसको वो भा नहीं रहा भारत को। भारत उससे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्यों? वो बड़ा प्रेशर डाला होना प्यूटन पे नरेंद्र मोदी ने, लेकिन प्रेशर में नहीं आया रशिया, और ये मशकें चल रही हैं उसके बावजूद बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान की। बातें हैं जो मैं मीडिया पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूंगा। लेकिन मैं जो भारत भी तो अपनी दूसरी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहा है ना। उनके दफाई जो है अरेंजमेंट्स जो है अमेरिका के साथ इम्प्रूव हुई हैं। फ्रांस से वो जहाज 500-600 अरब डॉलर मिलियन डॉलर का, $52 बिलियन का उनका डिफेंस का बजट है। उसको देखिएगा, वो पाकिस्तान के इतने कर्जे नहीं है जितना उनका डिफेंस बजट। ये जो है मेरा अपना ख्याल है कि जो इक्वेशंस हैं वो नई बन रही हैं, जो रीजनल इक्वेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा जो साहब आपकी इजाज़त से, कि सी पैक जो है ना वो सारे इस खित्ते की जो है ना सिचुएशन ही चेंज कर देगा। ये एक नई पैराडाइम जो है इंट्रोड्यूस हो रही है, अल्लाह करम और फजल रखे। इसकी कंप्लीशन जो है सी पैक की, कोई भी मुल्क जो है इस अरेंजमेंट से अलहदा नहीं रह सकेगा। ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी जो है, इतनी बड़ी आर्टरी जो है ना, ये इस खित्ते की जो बड़ी शरेआन है ना वो साबित होगी। उसकी वजह ये खाई साहब कि ये सेंटर में है, सारे सार्क कंट्रीज इस साइड पे हैं, सारा सेंट्रल एशिया इस साइड पे है, और आगे पूरा नहीं, मैं एक और मैं यहाँ पे अर्ज करूं कि
कोई कहता है ना वहां पे अशरफ गनी साहब ने कहा जी कि हम पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे और हम चाबहार इस्तेमाल कर देंगे कि पहला दिल्लियों निकलो, फिर मुंबई जाओ, फिर पूरा जो है अरेबियन सी क्रॉस करें, फिर उसके बाद चाबहार जाएं, फिर पूरा ईरान जो है नॉर्थ की तरफ मुंह करें, फिर उसके बाद अफगानिस्तान क्रॉस करें, फिर सेंट्रल एशिया। ये मुमकिन नहीं है, किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। इस पे इसलिए ये नहीं हो सके। ये आपकी बात दुरुस्त है। हम यहां से जाएं, काशगर जाएं, काशगर से लेफ्ट हो मुरगाब जो है ताजिकिस्तान चले जाएं, ऊपर चले जाएं तो जहां पे बाबर ज़हीरुद्दीन बाबर पैदा हुआ था तो ओश चले जाएं उधर किर्गिस्तान में। तो ये तो घंटों की बात कर रहे हैं, वो दिनों की बात कर रहे हैं। गवादर जो है पूरे खित्ते की सूरत हाल को बदल देगा, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि कुछ फोर्सेज हैं जो नहीं चाहते कि किसी तरह भी सी पैक मुकम्मल, और उसमें वो समझते हैं कि इमरान खान शामिल है। इमरान खान सी पैक को रोक रहे हैं। मैं ब्रेक में यहाँ पे आऊंगा, छोटे ब्रेक को ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खैर साहब, ये सी पैक, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की हालत बदल देगा, इंडिया को भी इसका बड़ा फायदा होगा, पूरे सेंट्रल एशिया को इसका फायदा होगा। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इमरान खान सी पैक को रोकना चाहते हैं। मेरी चोई साहब, मेरा जो एक एनालिसिस है, मैं कोई इतनी क्लेम नहीं करता, कोई मुझे कोई इतना अबूर है इसके ऊपर। मेरा एनालिसिस है कि एक मफादात हैं जो हमारे कौमी मफादात हैं, इसमें सी पैक जो है वो इस वक्त कलीदी हैसियत रखता है। बाज़ हमारे सियासतदानों के अपने मफादात होते हैं कि हम कहाँ पे फिट बैठते हैं। ये सारे जो पाकिस्तान की सियासत है, जो नेशनल सियासत है, वहाँ पे इक़्तिदार की जो जंग है उसमें हम कहाँ से कुछ शॉर्टकट मार के जा सकते हैं, धरने से जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हैं, या नेशनल असेंबली के जरिए जा सकते हैं, या किसी और अदारे के जरिए जा सकते हैं, या जो है वो दरवाजे खटखटाएं पिंडी जाके वहां से के जरिए जा सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस है ना। बाज़ का जो है सियासतदान जो है वो अपनी जाती जो उनके मफादात होते हैं, ग्रोही और सियासी और जमाती मफादात होते हैं, वो जो है ना उनका इतना प्रेशर उन पे होता है कि उनसे जो कौमी मफादात जो है ना उनके ज़हन से महव हो जाते हैं। मसलन जो पिछला धरना इन्होंने दिया था, उससे सी पैक को कम से कम 8-10 महीने का जो है सेटबैक हुआ था। चाइना के सदर पहले आ जाते, यहाँ साइन हो जाते, चाइना की इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती। अब हम सी पैक का जो तकरीबन क्लोजर जो है उसको देख सकते कि भाई चंद माह बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जो है। लेकिन वो इमरान खान ये कहते हैं मैं कौन सा सी पैक के रूट पे बैठा, वो कहते हैं राइवट कहाँ है, सी पैक नहीं, मैं ये तो सियासत चलती रहेगी, उनकी एक सियासत है। उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं, उसके क्या उनको फवायद हो रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट वो अपनी बना के खुद देखें। अगर उनकी सियासी सोच अगर उनमें है, या सियासी फहम फरासत अगर उनमें है, तो देखें कि जो एस्टेब्लिश्ड लोग थे, जिनकी खानदान सियासत में 30-40 साल से चीचा वतनी में, जेलम में, टैक्सलम में थे, वो उनके पीछे लग के हार गए हैं। उन्होंने कौड़ी हो गए नहीं तो वो ज़िमनी इलेक्शन एक साइड पे, पनामा लीक एक साइड पे। आप सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन जीत के ये नहीं कह सकते कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब को हक हासिल हो गया कि पनामा लीक के जवाब ना दे। मैं अपनी जीत की इतनी बात नहीं कर रहा जितनी उनकी हार की बात कर रहा हूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, आपका ख्याल ये है कि वो डिस्क्रेडिट हो रहे हैं इमरान खान, और उनसे कोई खतरा नहीं, आपके खिलाफ वोट ना पड़े, जब आप अपनी एस्टेब्लिश्ड सीटें जो है हार जाएं, जो आपकी अपनी सीटें हों, तो उसका सियासी तो ट्रांसलेशन जो है या तर्जमा तो यही होगा ना कि आप डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब को अब हक हासिल हो गया है कि वो पनामा लीग पे कोई जवाब ना देगा उनको। नहीं, देखें, मैं तो देखें पनामा लीग पे की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने तीसरे चौथे दिन कहा था कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पब्लिक ओपिनियन में इसकी कोई दूर दूर तक रडार पे ये नजर नहीं आता। ये इश्यू जो है पब्लिक ओपिनियन की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पब्लिक जो इलेक्टोरेट है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज भी ये मेंटेन। आपका ख्याल है करप्शन के खिलाफ एहतसाब नहीं होना? मेरी सारी बात सुने, लोग नहीं चाहते, बात सुने। मैं इमरान खान साहब से पूछ रहा हूँ 2012 का कि मुझे हिसाब दें जो है शौकत खानम का, उन्हीं हिसाब देते।
2-2 साल 3-3 साल वो अपनी बैलेंस शीट जो है ऐसी हिसाब नहीं मांगा करती खाए साहब, हुकूमत हिसाब करती है। नहीं, आप देखना हिसाब मैं करें, 2012 में मांगे ना। हुकूमत में नहीं था, 2012 में हुकूमत में था ना, 2013 से अब देखें उनसे तो आप जो है उनसे सवाल हिसाब लें। पूछा जा रहा है कि वो जो सैलाब ज़दगान के लिए चंदा जमा किया था आपने, वो जो 3600 पकड़ लें सर। 3800 हो रहा है। पकड़ ले इमरान खान साहब को सर, अगर गलत किया है हौसला रखो, सर, पहुंच जावा दे हुकूमत उत्थे करती है, हुकूमत तो जवाब देती है। वो पहुंच जावांगे, तुसी हौसला रखो, पहुंचांगे उत्थे इंशाअल्लाह ताला, तुहाडी ख्वाहिश पूरी करांगे, चाल आ दवांगे तुहाडे सारे। यानी इमरान खान साहब गिरफ्तार कर लेंगे आप, इमरान खान? देखें हम का सबूत जो है सर के इकट्ठे कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जो है मैंने तो उनको, मेरे खिलाफ तो अदालत में है, अदालत में बताएं कि शौकत खानम का पैसा जो है क्यों गया है मस्कत में, क्यों गया है फ्रांस में, क्या रिटर्न उससे मिला है, वापस आया है, कब वापस आया है, कहां से वापस आया है, उस वक्त पाकिस्तान में कितना रिटर्न था जब इन्होंने पैसा लोगों की खैरात और ज़कात का पैसा जो शौकत खानम के लिए दिया गया, शौकत खानम लाहौर में है, पाकिस्तान में है, मस्कत में तो नहीं है, साहब ये देखिए, फ्रांस में तो नहीं आपकी है। सारी बातें दुरुस्त हो सकती है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हुकूमत का काम एतराज करना नहीं है, हिसाब करना है। तो हो आप जाएगा। उनका हिसाब करें, इमरान मैं तो खान अगर मुजरिम है, मुजरिम है, गिरफ्तार करके जेल में मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, आप बिल्कुल आप आप इमरान खान को कभी ना कभी गिरफ्तार कर लेंगे, मेरी ख्वाहिश है सर। ये इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि मुझे पकड़ लें अगर मैंने गलत किया। मैं तो पूछ रहा हूं उनसे, पकड़े ना सर। देखना शौकत खान वो कहते हैं मेरा इंस्टीट्यूशन तबाह कर रहे हैं। यार पैसा तुमने जाके लगा दिया वहां पे मस्कत में, तुमने जाके लगा दिया फ्रांस में, वो पैसा तुम्हारे पार्टनर जो है अपनी बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर चुके हैं, तुम पैसा कह रहे जी मेरा वापस आ गया। वो बताएं तो सही किधर से वापस आ गया है, क्या चक्कर है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी लगा हुआ हूं, किधर ना किधर पहुंचा देना। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।